नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आदर्श पाल गुप्ता। जिस चीज का अंदेशा था वही हुआ। हम बार बार अपनी डिबेट में एक ही बात कहते आए हैं कि चुनावों के दिनों में पाकिस्तान कोई नापाक हरकत कर सकता है। पहला जो फेज निकल गया ठीक ठाक, लेकिन दूसरे फेज का चुनाव होने से पहले ही रजौरी के अंदर पाकिस्तान ने वही नापाक हरकत की। एक तरफ हम दावा करते हैं कि सब ठीक ठाक है, बॉर्डर पे ऊपर हमारा पूरा कंट्रोल है और कोई भी अनहोनी बात नहीं होने देंगे, चुनाव बिल्कुल फ्री एंड फेयर होंगे। उसके बावजूद चुनावों के अहम 2 दिन पहले या 3 दिन पहले वहां पे वारदात हो जाती है, तो आम आदमी यही सोचने लगता है कि जम्मू कश्मीर के चुनाव शायद इसीलिए नहीं हो रहे कि यहां के हालात ठीक नहीं है। जो बार बार दावा किया जा रहा है कि हालात सुधर गए हैं, वो सिर्फ बयानों तक ही रह गए हैं। आज हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर विजय सागर धीमान साहब, डिफेंस एक्सपर्ट है। उनसे हम जानकारी लेंगे। पहले भी इनके बारे में जानकारी हम लेते रहे हैं, लेकिन आज खास बात है कि चुनावों के अहम पहले वहां पे आतंकवादी हमला होना एक बहुत बड़ी बात है। ब्रिज साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच आदर्श जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपनी चैनल में इनवाइट करने के लिए। ब्रिज साहब, जिस तरह से रजौरी पुंछ के चुनाव होने वाले हैं, तीसरा फेज है, और जम्मू के भी 2 दिन में होने वाले हैं, हमेशा अंदेशा रहा कि पाकिस्तान कोई ना कोई नापाक हरकत करेगा और सारे दावे के दावे इनके धरे रह गए। सिक्योरिटी के, पुलिस के, सेमी मिलिट्री, जो भी आप कह सकते हैं, वो अपना काम करके चले गए। किस तरह से आप लेते हैं? देखिए, आपने सवाल में 2 चीजों के बारे में बात करी है। एक तो हमला हुआ है और दूसरा इसको हम कैसे देखते हैं। जहां तक हमले की बात है, मैं आपको ये बताता हूं कि भारत की जो सबसे बड़ी वर्ल्ड्स बिगेस्ट एक्सरसाइज ऑफ इलेक्शंस जो हमारे यहाँ चल रही है, उसको डिसरप्ट करना है। तो ये इरादा आईएसआई पाकिस्तान की या चाइना या फिर बहुत सारी फोर्सेस लेफ्टिस्ट, बहुत सारी फोर्सेस ऑल ओवर द वर्ल्ड जो इनमिकल टू इंडियाज इंटरेस्ट हैं, जैसे जॉर्ज सोरोस की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सीआईए हो सकती है, इसमें MI6 जो है वो हो सकती है। तो ये सब चीजें जो मिला के मैं बोलूंगा ये भारत के लोकतंत्र या दुनिया के लोकतंत्र के ऊपर एक आतंकवादी हमला है। उनकी ये प्रोसेस यही है कि भारत की जो एक्सरसाइज है ये सक्सीड ना हो। तो ये इसको हमने उस तरीके से लेना है कि ये आतंकवाद की हमला है भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली के ऊपर। दूसरी रही बात कि क्लेम किया जा रहा है सब नॉर्मल है और सिक्योरिटी फोर्सेस की विफलता है, तो मैं उसमें आपसे थोड़ा सा सहमत नहीं हूं। क्योंकि देखिए, जब आर्टिकल 370 गया है तो उस समय जो हमारा यूनिफाइड हेडक्वार्टर्स जो फंक्शन करता था, उसके पहले वो बिल्कुल फंक्शन नहीं करता था। हालांकि बनाया था एक सिनर्जाइज ऑपरेशंस के लिए कि जिसमें भारतीय सेना, भारतीय आरआर, भारतीय मान लो क्या बोलते हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज, आईबी है, रॉ है, फिर स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसीज, सीआईडी है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, हमारी स्पेशल टास्क फोर्सेस है, एनआईए है, वो सब मिलकर काम करें। परंतु वो काम नहीं होता था क्योंकि उस वक्त जो कश्मीर सेंट्रिक गवर्नमेंट थी, चाहे वो पीडीपी की थी या एनसी की थी, पहली बात तो ये लोग टेररिस्ट को शेल्टर करते थे अपने पेटी गेन्स के लिए। नंबर 2, ये जो पुलिस जो उनकी स्टेट गवर्नमेंट की मशीनरी जो उनके अंडर थी, ये उसको इन्फ्लुएंस करते थे कि आप इसमें कहाँ भाग ना लें। तो वो एक ऑपरेशन विफल हो गया था। परंतु 370 जाने के बाद अब ये सारा का सारा मॉनिटर होता है मिनिस्ट्री ऑफ होम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और ये सारा का जो और यहाँ पे कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं है जो स्टेट मशीनरी को इन्फ्लुएंस करे। तो अभी इनकी जो कार्रवाई है बहुत तेज हो गई है और आपने देखा कि हमने काफी सारे इलाके अपना सद्भावना आ गई है, पीस आ गया है, लोगों का भी नजरिया बदल रहा है और सब कुछ हो गया है। तो इसमें घबरा करके टेररिस्ट ने क्या किया, जो उनके हैंडलर्स हैं उन्होंने स्ट्रैटेजी बदली। अभी जो स्ट्रैटेजी चल रही है वो है ओवरग्राउंड वर्कर्स, स्लीपर सेल्स या हाइब्रिड टेररिस्ट की। और ये जो अटैक हुआ है, ये अटैक होना था सेना के एक अधिकारी के ऊपर जो मस्जिद से निकल रहे थे अपने भाई के साथ, जो शायद स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, और उनके चक्कर में ये स्टेट गवर्नमेंट वाले मारे गए। बेसिकली एम यही था, जैसे आपने बोला कि भाई गवर्नमेंट की विफलता दिखानी थी।
यहाँ दिखाना था दुनिया को कि भारत इसके इतना केपेबल नहीं है कि इतनी बड़ी एक्सरसाइज को अंजाम दे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो लोग सफल हुए हैं। परंतु मैं आपको ये भी बता दूं कि ये छुटपुट इंसिडेंट्स हैं, ये हमारी इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर या प्रणाली के ऊपर कोई असर नहीं डालते। सही कह रहे हैं आप, हमारी इलेक्शन प्रणाली के ऊपर इसका असर नहीं पड़ सकता कोई। मैं पॉलिटिकल बात आपसे नहीं करूंगा, कहाँ क्या किया उन्होंने, कहाँ कौन सा कैंडिडेट चल रहा है, क्या कर रहा है। मसला यह है कि हमने यहाँ पे 6 फेजेज में इलेक्शन करवा रहे हैं। इसीलिए करवा रहे हैं ना हम, ये इसलिए कि हमें हमें आशंका रहती है कि यहाँ पे पाकिस्तान गड़बड़ी ना करवाए, और खासकर रजौरी के अंदर, क्योंकि 370 के बाद जितने भी, जैसे आपने कहा, सारी की सारी मिलिटेंसी जो है कश्मीर से यहीं पे जो एरिया जो है पीरपंजाल एरिया में आ गई है। तो ये सब कुछ देखते हुए ने सिंगल इलेक्शन रखा हुआ है। हमारे स्टेट के अंदर हर फेज में एक इलेक्शन हो रहा है, और ये भी इनको पता है कि यहाँ से कुछ हो सकता है। उसके बाद अगर हो जाता है तो लोगों के दिलों के अंदर एक भय तो जनता। तो उसका कारण ये है, देखिए अब ये सवाल पहले भी उठा जब उन्होंने बोला 1 नेशन 1 इलेक्शन। तो यहाँ इलेक्शन कमीशन को पूछा गया, भाई ऑपोजिशन पार्टीज, कि अगर जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य हैं जो बीजेपी रोज क्लेम करती है, तो फिर इलेक्शन क्यों नहीं। तो और साथ में अगर आपको कोई सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है तो आपने पंचायत के इलेक्शन कराए हैं। तो देखिए पंचायत के इलेक्शन में कितनी किलिंग्स हुई हैं। और अगर आपके दर्शकों को याद हो कि अगर एक किलिंग होती है, एक कैंडिडेट मर जाता है किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो वो इलेक्शन नल एंड वॉइड हो जाती है, वो इलेक्शन नहीं की जाती है। तो इसलिए अगर वो किलिंग करते रहेंगे, हम इलेक्शन बंद करते रहेंगे, तो अभी चल ही नहीं पाएंगे। तो इस किस्म की चीज को स्टॉल करने के लिए, फोरस्टॉल करने के लिए, तो इलेक्शन कमीशन का डिसीजन है कि अगर हम साथ में, अभी हम एक कंस्टिट्यूएंसी एक फेज में करा रहे हैं, अगर पूरी की पूरी स्टेट में भी हमने अगर कराना होगा, तो एक कंस्टिट्यूएंसी में अगर 20-20, 30-30 उम्मीदवार खड़े होंगे और सारे 20-30 को सिक्योरिटी देनी है, वो कहां से आएगी वो वाला। क्योंकि ये अभी सिक्योरिटी जो है वो प्रोफिलेक्टिक है, इंडिविजुअल आदमी को सिक्योरिटी देने का प्रोविजन हमारे पास है नहीं, ना ही हमारे पास कैपेबिलिटी है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इलेक्शन को रोक रहे हैं। परंतु मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं अपने दर्शकों को कि मैं पिछले दिनों कुछ 2 जगह दौरा करके आया हूं, 8 दिन का एक, 4 दिन का एक दिन में। यहां पे कुछ बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मुझे नजर आए हैं कि जो लोकल यूथ है वो अभी, उसके अंदर जब पहले था कि एक गन होनी चाहिए AK-47, उसके साथ वो फोटो खिंचाता था, फिर वो अपने आप को सोशल मीडिया पे वायरल करता था और एक आधा इंसिडेंट करने के लिए निकल जाता था, यानी कि टेररिस्ट बन जाता था। बुरहान वानी का अगर आपको केस याद हो, वो भी इसी तरीके से आया था। तो मगर आज की डेट में क्या है कि जो ये यूनिफाइड हेडक्वार्टर्स फंक्शन करने के बाद, आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370, आज यूथ को पता है कि अगर वो टेररिस्ट बनने की कोशिश करेगा या वो गन को लटकाएगा, तो उसकी जो उम्र है बाकी बची हुई, वो मैक्सिमम 1, 2 या 3 हफ्ते से ज्यादा नहीं है, तो सिक्योरिटी फोर्सेस का एनकाउंटर कर देंगे। प्लस उसके माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, उन सब की को ऊपर अंकुश लगेगा, उन सब की प्रॉपर्टियां जब्त होंगी, बुलडोजर चलेंगे। ये एक मेजर जो लिया है कि टेररिस्ट के साथ जो कुछ भी एसोसिएट है उसको खत्म करे। NIA जबरदस्त रेड कर रही है। उस रीजन से यूथ सोच रहा है कि यार ये तो फायदे वाली बात है ही नहीं। फिर अगर आप चले जाए दूर दराज एरिया में, मैं अभी पाटर के भी आगे गांव में होके आया हूं, वहां पे भी इंटरनेट है, वहां पे भी टेलीविजन है। उनको नजर आ रहा है कि भारत की जो एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है मोदी जी के रिजीम के अंदर, वो देख रहे हैं और लोगों को कितना फायदा हो रहा है। तो उनकी अब चाह ये है कि टेररिस्ट बनने के बजाय हम वहां चलें, वहां जाकर के उसका हिस्सा बने, वहां से अगर कोई बूटी मिलती है तो हम बोले और अपनी खुशहाल जिंदगी बिताएं, ना कि ये जो हम टेरर थ्रेट के अंदर चलते थे। परंतु अभी ये इवेंट्स क्यों हो रहे हैं रजौरी के अंदर? क्योंकि आपको पता ही पिछले 2 साल से 1 जनवरी 2023 जब डांगरी हुआ था, तब से रजौरी हॉट है। उस वक्त हॉट करने के रीजन अलग थे। चाइना की तरफ से फैक्टर था, पाकिस्तान की फैक्टर था, बाद में लास्ट ईयर उनकी इलेक्शन थी, वो फैक्टर था। आज क्या रीजन ये है कि वहां पे उनके स्लीपर सेल्स हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स अभी भी हैं। अब ये लोग या तो रेडिकलाइज्ड हैं, गजवाए हिंद की बात करते हैं, इस्लामिस्ट की बात करते हैं, या फिर ये डरते हैं, बंदूक की नोक से डरते हैं, कुछ भी हो सकता है। अब प्रॉब्लम ये है कि हम यहाँ पे हमारे पास सिक्योरिटी अपरेटस, स्पेशली जम्मू कश्मीर पुलिस, जो और बहुत अच्छा काम कर रही है और पिछले 10 सालों में बहुत आगे गई है। इनफैक्ट आई वुड से प्रेजेंट DGP जो है, उन्होंने इनको पता नहीं किसी और मुकाम पे ला दिया है, दे आर इन अ डिफरेंट विकेट नाउ। तो वो मगर उनकी जो स्ट्रेंथ है, मेरा मानना यह है कि जो स्ट्रेंथ है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है, वो VIP ड्यूटीज पे लगी हुई है। सिक्योरिटी टू पीपल, कि उनका स्टेटस बताया जाए,
मेरे ख्याल में वो रिव्यू होना चाहिए और मैन पावर को निकाल के बीट्स बनाई हुई है। अभी मैंने काफी पुलिस के अधिकारियों से भी बात की, वो कहते हैं कि हम जो दूर दराज के बीट्स हैं, जैसे अभी कल का हमला भी दूर दराज में हुआ है, खन्ना मंडी के अंदर रजौरी डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत टॉप पे जाके किया हुआ है। तो वो कहते हैं हम वहां पे पेट्रोलिंग करते हैं, डोमिनेशन करते हैं वंस अ वीक, ट्वाइस अ वीक। तो उस दिन तो वो टेररिस्ट छुप जाएगा और बाकी दिन वो खुलेआम घूमेगा। तो वो बात सही नहीं है। तो आप इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाइए इस पुलिस की। वो कहते हैं जी इसके लिए पैसा नहीं है। तो भाई अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए और सिक्योरिटी की कीमत अगर 20 रुपए है तो यू माइट एज वेल पे 20 रुपीज एंड डोंट से कि 10 रुपए में हमारा काम होएगा। तो इसलिए एक वो चीज है। दूसरा मैं ये सोचता हूं कि ये जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं या हाइब्रिड टेररिस्ट हैं या स्लीपर सेल्स हैं, ये भी तो एक आम अवाम के साथ मिलकर रहते हैं। ये कोई अलग से इनके सिर पे कोई अलग से बोर्ड नहीं लगा हुआ कि ये वो है। ये नॉर्मल आदमी की तरह रहते हैं, शायद पैसे के लालच में, गन के डर से या रेडिकलाइजेशन से, गजवा हिंद या जो भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स की वजह से, तो वो ये काम करते हैं। तो अगर इनके आसपास के लोग जो रहते हैं वो इनको आइडेंटिफाई कर सके, जो मुझे लगता है कोई मुश्किल काम नहीं होना चाहिए, वो आइडेंटिफाई करे, मतलब कि आम आदमी की सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, पुलिस के साथ भागीदारी बने ऑन द सेम लेवल। वो भी सोचें कि अगर टेररिज्म को हमने निकालना है और अपनी लाइफ को पीसफुल बनाना है तो हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन क्या अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि मेंटालिटी ये है कि एक इंसिडेंट हुआ, बंदा मर गया, हम तो सेफ हैं। ये एक शुतुरमुर्ग वाला जो एटीट्यूड है ना, वो हमें ले डूबेगा। क्या पाकिस्तान एक तीर से दो निशाने नहीं लगा रहा? एक तरफ से वो चुनावों के दिनों में गड़बड़ी करके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह बात करना बताना चाहता कि भारत के अंदर कश्मीर को लेके अभी भी वहां ठीक ठाक कुछ नहीं है, जिस तरह से दावे कर रहे हैं वो सब गलत है। दूसरा, पाकिस्तान की जो अंदर की पोजीशन है, वहां के लोगों को भी सेटिस्फेक्शन देना चाहता है, उनको सेटिस्फाई करना चाहता है कि हम अभी भी कश्मीर के लिए कर रहे हैं, कश्मीर के लिए हम लड़ रहे हैं। देखिए, आपने बोला 2 निशाने, मैं बोलूंगा 3-4 निशाने लगा रहा होगा ये करके। एक तो एक उसको पॉट को बॉयल रखा हुआ है, कश्मीर इज स्टिल अ बॉइलिंग पॉट। सेकेंडली, वो अपनी पॉपुलेशन को तो बोल ही रहे हैं। एट द सेम टाइम वो वर्ल्ड को भी बता रहे हैं देखिए हम टेररिज्म नहीं फैलाते, वो वहां पे इंडिजिनस टेररिज्म है। हमारे यहाँ पे भी हम भी टेररिस्ट के विक्टिम्स हैं और वो भी अपने रोने रोते हैं बिकॉज टीटीपी उनके अगेंस्ट है। अफगानिस्तान के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। ईरान के राष्ट्रपति शायद आजकल में आगे हैं या आने वाले हैं उनसे, क्योंकि उन्होंने एक रेसिप्रोकल स्ट्राइक की थी एयरफोर्स की, पाकिस्तान ने ईरान में, ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर। तो इस चीज साथ में टीटीपी एक्टिव है वहां पे, बलूचिस्तान आर्मी एक्टिव है, चाइनीज बंदे सेफ नहीं है वहां पे। तो उन सब चीजों से बात हटाने के लिए ये बहुत बढ़िया जगह है कि आप चल के जम्मू कश्मीर में गड़बड़ फैलाएं। परंतु मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि छुटपुट इंसिडेंट होते रहेंगे। जम्मू कश्मीर की जो फोर्सेज आज की डेट में हैं, चाहे वो स्टेट फोर्सेज हैं या नेशनल फोर्सेज हैं, इंटेलिजेंस फोर्सेज हैं, सब सक्षम है, उनको सबको पता क्या करना है एंड दे डू द थिंग। और इलेक्शन ठीक से होएगी और पाकिस्तान को नाको चने चबाएंगे। बिल्कुल सही कहा। ये छुटपुट वारदात से जो हम ये इस डेमोक्रेसी में, वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, ये लोकतंत्र जो है, इसमें कभी भी रुकावट नहीं आ सकती। और ये सब आप हमारे स्टूडियो में आए, ये सब जो चीजें इस वक्त हर एक के दिमाग में बैठी हुई है, उसके बारे में आपने चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।